નમસ્કાર હેલ્થ ટોકમાં હું ધ્વની આપનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, ખાસ કરી અને આ કાર્યક્રમમાં આપણે સ્વાસ્થ્યને સંબંધિત વિવિધ બીમારીઓ વિશે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાની છે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની। જી હા, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર એક એવું કેન્સર કે જે પુરુષોમાં દેખાતું બીજું એવું સામાન્ય કેન્સર છે। પાછલા વર્ષોની સાથે તેની સરખામણી કરીએ તો અત્યારે હાલ તેનું પ્રમાણ થોડું ઘણું વધારે જોવા મળી રહ્યું છે। ત્યારે તેના વિશે અને તેના સંબંધિત જરૂરી માહિતી હોય તે ખૂબ જ અત્યારના સમયમાં એક જરૂરિયાતની વસ્તુ બની ગઈ છે। ત્યારે આજે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર સંબંધિત તમામ માહિતીઓ લઈ અને આજે અમે આપની સામે આવ્યા છે। અત્યારે હાલ મારી સાથે ચર્ચા માટે જોડાયા છે ડોક્ટર અભિષેક સિંહ કે જેઓ નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેન યુરોલોજિસ્ટ છે। આપને જણાવી દઈએ કે લેપ્રોસ્કોપી રોબોટિક સર્જરીમાં 10 વર્ષથી પણ વધારે બહોળો અનુભવ તેઓ ધરાવે છે અને અત્યારે હાલ તેઓ મૂળજીભાઈ પટેલ યુરોલોજિકલ હોસ્પિટલ કે જે નડિયાદમાં આવેલી છે ત્યાં યુરોલોજિસ્ટ तरीके सेवा આપી રહ્યા છે। ડોક્ટર અભિષેક, આપનું સ્વાગત છે। डॉक्टर अभिषेक, आज हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उसका क्या कार्य रहता है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रण दिया कि मैं यहाँ आके अपने विचार व्यक्त कर सकूँ। तो दर्शकों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह हूँ। मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ कि मैं आपको पहले प्रोस्टेट क्या है ये बताने की कोशिश करता हूँ जी। तो प्रोस्टेट ये एक इंग्लिश शब्द है। प्रोस्टेट, प्रोस मतलब इन फ्रंट ऑफ या सामने। तो ये जो अंग है ब्लैडर के मुख के सामने बैठा होता है, इसलिए इसे इंग्लिश में प्रोस्टेट कहते हैं। हिंदी में प्रोस्टेट को गदूद कहते हैं। बेसिकली जो प्रोस्टेट है वो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड है। ये कह सकते हैं कि प्रोस्टेट के थ्रू जो हमारा वीर्य है वो पास होके हमारे पेशाब की नली में आता है। जैसे जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है और ये पेशाब की नली में संकोच ला सकता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है। एक्चुअली ये बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है कि हमारी जो आयु है वो बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई आयु के साथ होने वाला मर्ज है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में कुछ वर्षों पहले तक प्रोस्टेट कैंसर 8वें नंबर पे था पुरुषों में होने वाले कैंसरों में। अब जो बड़े शहर हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल हो गया है, वहाँ ये बढ़कर 3रे नंबर पर आ रहा है। इसलिए हम इस बीमारी के बारे में आजकल ज़्यादा सुनते हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि का जो कार्य रहता है वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया, साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में ठीक तरह से सब कुछ जानना वो क्यों ज़रूरी है। देखिए, बहुत हमारे घर में, सबके घर में वडील हैं जी, है ना। अब बहुत हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती जाती है उनको पेशाब की तकलीफ़ें होने लगती है। वो रात को बहुत बार उठते हैं, रात को करीब 4 या 5 बार पेशाब करने जाते हैं। जैसे जैसे पुरुष वृद्ध हो जाते हैं ये पेशाब करने की हड़बड़ी में वो गिर सकते हैं, उन्हें मार लग सकती है। पेशाब की तकलीफ़ें हर कोई डॉक्टर से इजीली शेयर नहीं करता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं कि ये पेशाब की जो तकलीफ़ें हैं जो प्रोस्टेट के साइज़ बढ़ने की वजह से होती हैं वो ईज़िली दवाइयों से मैनेज की जा सकती हैं। एट द सेम टाइम जब ये वडील हमारे हॉस्पिटल में या हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आएँ तो हम इन सब वडीलों का प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी चेकअप कर लें, जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट और संडास के रास्ते प्रोस्टेट के एग्जामिनेशन से हो सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि को लेके जो सारी समस्याएं होती है वो वृद्धों में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, ऐसा मानना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, मूलतः सारी प्रोस्टेट की बीमारियां 6ठे दशक में ही होती हैं। 60 साल के ऊपर वाले जो वृद्ध लोग हैं जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन भर बहुत कड़ा परिश्रम किया है और जब लाइफ एंजॉय करने का उनका समय आया है तब ये बीमारियां होती हैं। इसलिए इसकी जानकारी और भी ज़रूरी है।
जी, बिल्कुल। यानी कि यहाँ 60 के ऊपर के जो लोग हैं उनको ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। डॉक्टर अभिषेक, ख़ास आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि को लेके जो समस्याएँ होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, वो किस किस वजह से होती है या फिर उसके होने का कौन-सा यहाँ पे कारण रहता है? प्रोस्टेट से होने वाली काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। जैसे जैसे हमारा वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल और डाइट हो रहा है, ये बीमारियां बढ़ रही है। ये एक कारण है। और दूसरा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कारण है कि प्रोस्टेट, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर जो है वो परिवारों में पाया जाता है। जैसे कि अगर आपके फादर को प्रोस्टेट कैंसर था तो आपको होने के चांसेस है। अगर आपके ब्रदर को प्रोस्टेट कैंसर है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपके परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे कि अगर आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी महिला को, या ओवेरियन कैंसर है, तो भी आपके परिवार में जो पुरुष जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको प्रोस्टेट कैंसर होने के भी चांसेस हैं। तो ये सारे जो रिस्क ग्रुप्स हैं, इन्होंने समय होते ही एक ब्लड टेस्ट जिसको पीएसए कहते हैं वो करवाना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर है या आपको इसकी जानकारी होए तो जैसे ही आपकी उम्र 50 की हो जाए आप पीएसए का टेस्ट करा लीजिए और आपके यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, जो कि आपके पीएसए के टेस्ट को इवैल्यूएट करेंगे और संडास की जगह से एक साधारण टेस्ट करेंगे, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है या नहीं। जी। डॉक्टर अभिषेक, कैंसर चाहे कोई भी जगह का हो, हमें ये ज़्यादातर पता रहता है कि काफ़ी लेट हमें मालूम पड़ता है कि कैंसर है। अगर हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अभी जानना चाहे तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें मालूम हो सके कि प्रोस्टेट कैंसर हमें हो सकता है? तो देखिए, जब प्रोस्टेट कैंसर अपने आप में सिम्टम्स करने लगे, इसका अर्थ कि वो फैल चुका है। जी। तो पॉइंट है कि प्रोस्टेट कैंसर को हमने सिम्टम्स के पहले पकड़ना है, जिसे हम मेडिकल भाषा में अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग कहते हैं। ओके। कि कोई भी वड़िल जो हमारे पास पेशाब की तकलीफ लेके आए, उसका हमने पीएसए टेस्ट करना है और प्रोस्टेट का डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी उंगली से संडास के रास्ते से प्रोस्टेट को टेस्ट करना है और अनुमान लगाना है कि प्रोस्टेट कैंसर इस व्यक्ति को है कि नहीं। बहरहाल जो सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट कैंसर के, वो ये हो सकते हैं कि पेशाब में खून आना, पेशाब अटक जाना, पेशाब टूट टूट के होना। जब ये बीमारी शरीर में फैल जाती है तो हड्डियों में दर्द हो सकता है। दोनों किडनियों की जो नली है वो चोक हो सकती है और किडनियाँ फेल हो सकती है। बाकी ये शरीर में पूरी तरह फैल के लिवर को, लंग्स को और बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है, इसकी जांच हम किस तरह से कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है? तो ये देखिए, अगर आपके फिजिशियन ने या आपके ट्रीटिंग यूरोलॉजिस्ट ने आपको कहा कि आपका पीएसए बढ़ा हुआ है, तो इसकी एक सीरीज से जांच होती है। एक बहुत ही कॉमनली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है जिसको मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई कहते हैं। जब भी आपका पीएसए 4 नैनोग्राम प्रति एमएल से ज़्यादा है और 10 नैनोग्राम प्रति एमएल से कम है, तो ये एमपीएमआरआई कराया जा सकता है। ये एमपीएमआरआई से करीब करीब 80% एक्यूरेसी से बताया जा सकता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर का रोग है या नहीं। अगर उसमें पाया गया कि आपको प्रोस्टेट में कोई गठान है तो प्रोस्टेट की बायोप्सी करवानी चाहिए। अब प्रोस्टेट की जो बायोप्सी है वो सोनोग्राफी के माध्यम से होती है। तो एक ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिसका जो हमको प्रोस्टेट को संडास के रास्ते देखने की एक विंडो देती है। तो भावार्थ ये है कि सोनोग्राफी से प्रोस्टेट को देखा जाता है। ये सोनोग्राफी का जो प्रोब है वो संडास के रास्ते शरीर में उतारा जाता है, प्रोस्टेट में कहाँ खराबी है डिटेक्ट किया जाता है और ये सोनोग्राफी मशीन के सहारे बायोप्सी ली जाती है। आमतौर पर 12 टुकड़े बायोप्सी के लेते हैं प्रोस्टेट में से और इसको माइक्रोस्कोपी में जांच करते हैं। ये सारे जो टुकड़े लिए जाते हैं, पहली चीज़ इसमें ये देखना है कि इसमें प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। अगर इसमें प्रोस्टेट कैंसर पाया गया तो उसको 1 से 5 तक की स्केल में ग्रेड करना होता है।
जो स्केल 1 है या ग्रेड 1 है या ग्रेड ग्रुप 1 है, जैसे कि अभी उसको कहा जाता है, वो माइल्ड डिजीज होता है, और जो ग्रेड ग्रुप 5 है वो बहुत सीवियर डिजीज होता है। तो ये रही बात कि कैंसर है कि नहीं। इसके बाद कुछ जांचें हैं जिससे हम पता करते हैं कि कैंसर शरीर में फैला हुआ है कि नहीं। अभी एक मॉडर्न तरीके का पेट स्कैन है जिसे PSMA पेट स्कैन कहते हैं, उससे हम ये पता लगाते हैं कि ये बीमारी शरीर में फैली हुई है कि नहीं। इस एक इन्वेस्टिगेशन से हम बता सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर शरीर में कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इन सारे इन्वेस्टिगेशन से हमको स्टेज ऑफ द डिजीज पता चलता है, और स्टेज के हिसाब से इसका इलाज होता है। जी बिल्कुल। तो आगे हम इलाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अलग अलग स्टेज जो आपने हमें बताया प्रोस्टेट कैंसर को लेके, तो सारे स्टेजेस में क्या एक तरह से ही मतलब पूरी ट्रीटमेंट होती है, या फिर स्टेजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहती है, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास कितने रहते हैं? तो ट्रीटमेंट कम्प्लीटली स्टेज ऑफ द डिजीज पे डिपेंड करती है। अगर स्टेज 2 या 3 के बिगिनिंग तक बीमारी है तो हमारा एम होना चाहिए कि हम बीमारी को कम्प्लीटली शरीर से निकाल दें और क्योर कर लें। हालांकि कैंसर में इमीडिएटली क्योर टर्म यूज़ नहीं करते हैं। क्योर यही होता है कि जब आपने इलाज कर लिया और 5 से 10 साल का फॉलोअप कर लिया और बीमारी फिर से नहीं आई, तभी आप कह सकते हैं कि पेशेंट क्योर हो गया। अब दो मुख्य ट्रीटमेंट की धाराएं हैं, वो ये हैं सर्जरी और रेडियोथेरेपी। मैं सर्जन हूँ तो पहले मैं सर्जरी की बात करता हूँ। सर्जरी आज के ज़माने में सबसे प्रोफिशिएंटली या सबसे इफ़ेक्टिवली रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से की जा सकती है। जब हम कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी, इसका ये अर्थ नहीं कि रोबोट सर्जरी करता है, सर्जरी तो सर्जन ही करता है, पर एक मशीन होती है जिसके सहारे दूरबीन और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स शरीर के अंदर डाले जा सकते हैं। ये करने के बाद हम जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने सुंदर तरीके से देख पाते हैं कि हर चीज़ 10 बार मैग्नीफाइड होती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंसानी हाथ की तरह घूम सकते हैं, उनमें ट्रेमर्स नहीं आते और प्रिसीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो रोबोटिक सर्जरी से हम प्रोस्टेट को प्रिसाइसली निकाल सकते हैं। टोटल जो एरिया है जिसमें ये ऑपरेशन होता है, ये 5 से 7 सेंटीमीटर का एरिया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हमको परफेक्टली ये ऑपरेशन करने में हेल्प करते हैं। ये ऑपरेशन बिना कोई प्रॉब्लम्स के आता है, ऐसी बात नहीं है। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ख्याल रखनी है जब प्रोस्टेट कैंसर का सर्जरी की बात होती है। पहली चीज़ है कैंसर कंट्रोल, की बीमारी कंप्लीटली बाहर आ जाए। दूसरी बात है यूरिनरी कंट्रोल। क्या होता है, प्रोस्टेट जिस जगह शरीर में मौजूद है वो हिस्सा निकालने के बाद यूरिन का कंट्रोल कम हो जाता है, पर जैसे जैसे समय जाता है ये यूरिन का कंट्रोल वापस आने लगता है, और हमारे एक्सपीरियंस में 3 महीने तक 90% लोगों को कंट्रोल वापस आ जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सेक्सुअल फंक्शन। सेक्सुअल फंक्शन भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाता है, पर क्योंकि प्रोस्टेट के साथ वीर्य ग्रंथि जुड़ी होती है और इस ऑपरेशन में वीर्य ग्रंथि भी निकाली जाती है, ऑपरेशन के बाद पुरुष को वीर्य नहीं बनता और उसका इजैकुलेशन ड्राई होता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है सर्जरी। दूसरी जो मोडालिटी है ट्रीटमेंट की वो है रेडियोथेरेपी, यानी कि एक्सरेज जो हाई डेंसिटी होते हैं उससे ट्यूमर को जलाना। और जो तीसरी मोडालिटी है वो है हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोनल ट्रीटमेंट हम उस स्टेज पे यूज़ करते हैं जब बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है, और ये हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत सारे वैरायटी की है। और आज अगर शरीर में पूरी तरीके से भी ये कैंसर फैल गया हो, फिर भी इसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है और हम बीमारी को 4 से 5 साल तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, काफ़ी सारे व्यूअर्स आपसे ये भी जानना चाहते होंगे कि ये जो सारी ट्रीटमेंट आपने बताई, यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी है, ये सारी ट्रीटमेंट के बाद भी क्या कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं हम प्रोस्टेट कैंसर को? और यहाँ पे जब ये बात हो रही है तब कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें कंप्लीटली क्योर हो चुका है कैंसर? तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है। एंड एक बहुत फेमस डिक्टम है कि कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो यही बात है, अगर
कैंसर को बहुत जल्दी डिटेक्ट करेंगे, प्रोस्टेट कैंसर को, तो ये कम्प्लीटली क्योर हो सकता है सर्जरी से और रेडियोथेरेपी से, दोनों माध्यमों से। या कई कई बार रेडियोथेरेपी और सर्जरी दोनों का इस्तेमाल करके, यानी पहले हमने सर्जरी की, उसके बाद रेडियोथेरेपी दे दी और ज़रूरत पड़ी तो हार्मोन थेरेपी भी दी। ये कॉम्बिनेशन से प्रोस्टेट कैंसर क्योर किया जा सकता है। जी डॉक्टर अभिषेक, रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपसे ज़्यादा अगर जानकारी लेने का हम प्रयत्न करें तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी और प्रोस्टेट, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो ये प्रोस्टेट सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा तालमेल है। प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जिसे गुजराती में कहते हैं ना, खूणामा छे, इट्स इन अ रियल कॉर्नर। तो बहुत ही इनएक्सेसिबल जगह होती है और रोबोटिक सर्जरी ने प्रोस्टेट सर्जरी को रेवोल्यूशनराइज कर दिया। डॉक्टर मणि मेनन, जो डेट्रॉइट में एक हिंदुस्तानी यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने रोबोटिक सर्जरी का प्रोस्टेट कैंसर के लिए इजाद किया और आज अमेरिका में 98% जो रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमीज हैं वो रोबोटिकली होती है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में आज करीब 60 से 70% जो प्रोस्टेट कैंसर सर्जरीज हैं वो रोबोटिकली होती है। और वो दिन दूर नहीं जब ये फिगर 95% तक हमारे यहाँ भी पहुँच जाए। जी डॉक्टर अभिषेक, कोई ऐसी खुराक या फिर खान पान में कोई ऐसी परहेजी की जिसकी वजह से हम प्रोस्टेट कैंसर से बच पाए, या फिर आफ्टर प्रोस्टेट कैंसर और उसकी ट्रीटमेंट के बाद कोई ऐसी चीज़ को जिसके बारे में हमें ज़्यादातर ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, ऐसा कोई डाइट या ड्रग नहीं जिससे प्रोस्टेट कैंसर अवॉइड हो सकता है। पर जो जैसे हमारा बैलेंस्ड इंडियन डाइट है, उससे हम हर बीमारी को दूर रख सकते हैं। अगर स्पेसिफिक्स में जाएं तो जैसे टमाटो जूस है और लाइकोपिन रिच सोर्सेज ऑफ फूड जो हैं, उससे ऐसी कुछ रिसर्च है जिसमें पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर अवॉइड हो सकता है, या प्रोस्टेट कैंसर हुआ भी तो उसका ग्रेड कम हो सकता है। हालांकि इस बात का जो एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस, वो लेवल 1 नहीं है, फिर भी जो हमारा बैलेंस्ड इंडियन डाइट है, या जिसको बोलते हैं क्लासिकल डाइट विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, वो बहुत हेल्पफुल होगा ये डिजीज़ फाइट करने में और ये डिजीज़ के साथ सरवाइव करने में, दोनों। जी डॉक्टर अभिषेक, प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद कोई भी पर्सन कितनी इजीली रूटीन लाइफस्टाइल में आ सकता है या फिर इजीली अपना जीवन आगे बढ़ा सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं कहूँगा कि एम ऑफ ट्रीटमेंट जो किसी भी बीमारी में होता है वो ये है कि जो भी पेशेंट है उसको जीवन की मुख्य धारा में कैसे वापस लाया जा सके। फिर से मैं ये बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि जो प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट्स आज अवेलेबल है, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी या रेडिकल रेडियोथेरेपी, दोनों में ही पेशेंट को मुख्य धारा में वापस लाया जा सकता है। अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी जैसे आज की, तो 6वें या 7वें दिन पेशेंट को पेशाब की नली से मुक्त किया जा सकता है। पेशाब का कंट्रोल धीमे धीमे करके हर हफ्ते इम्प्रूव होते रहता है और 3 महीने तक 90 से 95 लोगों को पेशाब का पूरा कंट्रोल आ जाता है। 60% लोगों को तो 1 महीने के अंत में ही पूरा पेशाब का कंट्रोल आ जाता है और वो मुख्य धारा में वापस जा सकते हैं। इस इनिशियल पीरियड के बाद लोग अपना रूटीन काम, अपना व्यवसाय पूरी तरीके से निभा सकते हैं। वो अपनी जो पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं वो पूरी तरीके से निभा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी बार हमने देखा है कि जब भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो लोग मान लेते हैं कैंसर मतलब कैंसर, पर अभी जो मेडिकली प्रोग्रेस हुआ है उससे कितना फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है, और ये जो एक मान्यता लोगों में बनी हुई है कैंसर को लेके, उसे कितनी जल्दी बदलने की ज़रूरत है? बहुत ही वाजिब बात कही आपने कि ये जो कैंसर है, एक तो हमने इसका जो स्टिग्मा है वो अपने दिमाग से दूर कर लेना चाहिए। कैंसर इज़ नॉट इक्वल टू डेथ। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाए तो उसका कंप्लीटली इलाज हो सकता है। जहाँ तक प्रोस्टेट कैंसर का सवाल है, अगर ये पूरे शरीर में फैला हुआ हो तो भी इस पेशेंट को
दवाइयों के साथ हम 4 से 5 साल की बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हैं। दवाइयाँ जिनका कॉस्ट कुछ साल पहले लाखों रुपए में था, आज हजारों रुपए में आ गया है। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर ड्रग जो 4,80,000 का 3 साल पहले मिलता था, आज करीब करीब 15-16 हज़ार का मिलने लगा है। इंडियन फार्मा कंपनीज का इसमें बहुत बढ़िया योगदान रहा है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैंसर प्रोस्टेट ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली कम हो गया है इन द सिचुएशन वेयर द कैंसर हैज स्प्रेड। जी। और एक बात कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की, स्पेशली हम इंडियंस की बात करें तो कोई भी सामान्य भी बीमारी हो तो हम लोग कई दिन तक तो खुद से ही इलाज करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जब बात प्रोस्टेट कैंसर की हो या प्रोस्टेट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारियों की हो, तो ये जो एक मतलब सेल्फ मेडिकेशन वाली बात है वो हमें कितने गंभीर नतीजे देती है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन किसी भी सूरत में एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरी बात है, हम सोचते हैं कि हम ऑल्टरनेट मेडिसिन कर लें। जी। मैं ये नहीं कहता कि आप मॉडर्न मेडिसिन करिए या सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन करिए। मैं ये कहता हूँ कि आप वो मेडिसिन कीजिए जिसके लिए साइंटिफिक लिटरेचर एविडेंस देता है, जो रिसर्च से प्रमाणित है, आप वही ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके घरेलू नुस्खे या घरगुती इलाज जिसे कहते हैं वो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च से प्रमाणित नहीं है तो उसको इस्तेमाल मत करिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, यहाँ पे कोई खास एडवाइस आफ्टर प्रोस्टेट कैंसर हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप कोई एडवाइस करना चाहोगे या? जो आपकी हैबिट ऑफ यूरिनेशन है या पेशाब करने की जो आदतें हैं, वो आपको एक बार आपका प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी हो जाए तो बहुत नियमित रखनी है। मतलब घड़ी देख के हर 2 घंटे में आपको पेशाब करना है। अगर पेशाब की थैली फूल जाएगी, उसमें बहुत पेशाब आने लगेगा, तो आपको तकलीफ हो सकती है। एक एक्सरसाइज होती है जिसे योगा में मूल बंध कहते हैं, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपके जो पेशाब को कंट्रोल करने वाले स्नायु हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और पूरी पेशाब की थैली को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल मिल सकता है। तो जब आपके फिजिशियन ने आपको बोला कि आपका प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी होने वाला है आने वाले समय में, तो ये मूल बंद वाली जो एक्सरसाइज है आप तुरंत चालू कर दें और ऑपरेशन होने के बाद भी इसको लंबे समय तक चालू रखें, ताकि आपका जो यूरिन कंट्रोल है वो जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए और आप जीवन के मुख्य धारा में जल्द से जल्द वापस आ सकें। इस समय मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हम जब प्रोस्टेट का ऑपरेशन बोलते हैं तो ये जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन है वो 2 तरीके का होता है। जब कॉमन लेमैन एक बार प्रोस्टेट सर्जरी के बारे में बात करता है तो एक सर्जरी होती है जो बिनाइन प्रोस्टेट के लिए होती है, मतलब जो प्रोस्टेट साइज में बढ़ गया है और जो पेशाब के रास्ते को रुकावट कर रहा है, उसके लिए एक सर्जरी होती है और दूसरी सर्जरी होती है प्रोस्टेट कैंसर की। अभी तक हम सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे। अभी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो सादा प्रोस्टेट की गांठ या फिर बिनाइन प्रोस्टेट की जो गांठ है उसकी सर्जरी के लिए दे रहा हूँ। ये जो प्रोस्टेट है उम्र के साथ बढ़ता है और वृद्ध लोगों में पेशाब के रास्ते को रुकावट देता है। दूरबीन से पेशाब के रास्ते में जाके प्रोस्टेट को कट किया जा सकता है, जिससे ये रास्ता खुल जाए और पेशाब अच्छे से हो जाए। अगर ये ऑपरेशन टाइमली नहीं किया गया तो धीरे धीरे पेशाब की थैली फेल हो जाती है, उसका पैरालिसिस हो जाता है और किन लोगों में ये ब्लैडर में जो पेशाब जमता है उसका प्रेशर किडनी तक पहुंच के किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब कपड़ों में छूट जाता है, टूट टूट के पेशाब होता है, पेशाब की धार कमज़ोर हो गई है, तो आपको आपके यूरोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर समय पे जांच ना हो तो गंभीर नतीजे के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। डॉक्टर अभिषेक, जैसा आपने शुरू में बताया कि पिछले वर्षों के कंपेयर में अभी हम देख रहे हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का जो एक प्रमाण है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके सामने लोगों में अवेयरनेस कितनी देखने को मिलती है? जो अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं क्या वो काफ़ी है? उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पिछले दशक में ही हमने रियलाइज़ किया कि ये बीमारी
हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ी बीमारी है। प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस एक बहुत बड़ा कैंपेन है वर्ल्ड ओवर। इनफैक्ट जो नवंबर का महीना है उसको हम मोवेम्बर कहते हैं, और उसमें एक रीत है कि सारे यूरोलॉजिस्ट और प्रोस्टेट कैंसर हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी अपनी मूछें उगा लेते हैं, और इसको एक ब्लू कैंसर रिबन से डेजिग्नेट किया गया है। इस महीने में हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सके कैंसर क्योरेबल है। प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन अर्ली हुआ तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। प्रोस्टेट कैंसर का हर स्टेज पर इलाज है। फैला हुआ प्रोस्टेट कैंसर भी अगर ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए तो आपकी ज़िंदगी सुखमय हो सकती है। જી બિલકુલ, તો દર્શક મિત્રો, પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિનું શરીરમાં શું કાર્ય છે ત્યાંથી લઈ અને પ્રોસ્ટેટને લગતી વિવિધ બીમારીઓ અને સાથે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થવાનું જોખમથી લઈ અને તેના નિદાન અને ટ્રીટમેન્ટ સુધીની તમામ માહિતી ચોક્કસ આપને આ શોના માધ્યમથી મળી હશે। અને જો કોઈ પણ સિમ્ટમ્સ દેખાતા હોય તો જલ્દીમાં જલ્દી નિદાન કરાવી અને ટ્રીટમેન્ટ લેવી એ ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર જે રીતે ડૉક્ટર અભિષેકે અહીંયા સમજાવ્યું કે સંપૂર્ણપણે ક્યોર થઈ શકે છે, ત્યારે આ તમામ માહિતીઓ આપના માટે ખૂબ જ ઉપયોગકારક આજના શોમાં રહી હશે। ત્યારે હાલ ચર્ચા માટે મારી સાથે જોડાયા હતા ડૉક્ટર અભિષેક સિંહ। ડૉક્ટર અભિષેક, થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ વેરી મચ। તો દર્શક મિત્રો, હાલ ટોકમાં અત્યારે બસ આટલું, રજા આપશો। નમસ્કાર।